स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जनजाति वो है भील जनजाति, उसके बाद थे गौड़ जनजाति और उसके पश्चात थे कोल जनजाति के लोग। ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो भील जनजाति के लोग हैं वो स्पेशली धार, झाबुआ, अलीराजपुर इस वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। जो गौड़ हैं वो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल इस वाले क्षेत्र में निवास करते हैं गौड़ जनजाति के लोग। और जो कोल जनजाति के लोग हैं वो विंध्याचल वाले क्षेत्र में, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी इस वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, वो कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये तो हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो सबसे कम या न्यूनतम जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में वो है कमार जनजाति के लोग। बहुत ही कम संख्या में, स्पेशली केवल सीधी जिले में सीमित हैं और कमार जनजाति के लोग सबसे कम पाए जाते हैं। ये तो हो गई पिछली क्लास की बात। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अनुसूचित जनजातियों की जो संवैधानिक स्थिति है, उनसे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल इस टॉपिक से ही हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक लाइन से कहीं ना कहीं, प्रत्येक पंक्ति से कहीं ना कहीं प्रश्न आए हैं। तो अनुमान लगा लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति है उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 342। जिस तरह से अनुच्छेद 341 में क्या था, एएससी से संबंधित था, जिसमें अनुसूचित जातियों का विस्तृत वर्णन था। तो 341 के बाद अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का विस्तृत विवरण होगा, अर्थात एसटीज का विस्तृत वर्णन दिया है, विवरण दिया है, उल्लेख दिया है अनुच्छेद 342 में। दूसरी बात अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 का खंड 24 में परिभाषा दी हुई है किसकी, अनुसूचित जाति की, एससी की। तो उसी तरह से अनुच्छेद 366 का खंड 25, A24 में, A25 में इनकी परिभाषा दी गई है किसकी, एसटीज की। एसटीज अर्थात अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो परिभाषा दी गई है, अर्थात किन लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाएगा, उसका उल्लेख या उसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 366 का खंड 25। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो उसी तरह से अनुच्छेद 338 का एक किससे संबंधित है, संविधान के भाग 16 में। भाग 16 संविधान का है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 338 का उसमें यह दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इस बात का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 338 का। ये तीनों जो हैं इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, कि उपरोक्त में से कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है या उनसे संबंधित हैं। तो इस तरह से प्रश्न इनसे काफ़ी आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनसे संबंधित जो राज्य स्तरीय संस्थाएं, जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किससे संबंधित है, अर्थात ये राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राज्य स्तरीय अर्थात मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी आयोग हैं, संस्थाएं हैं जो जनजातियों से संबंधित हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, कोई भी जो आयोग है वो काम कर रहे हैं, उनके संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य स्तरीय संस्थाओं में जो सबसे पहला है वो है मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद। जिस तरह से अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल हुआ करता था अनुसूचित जातियों के लिए, उसी तरह से आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, इसकी स्थापना 1957 में की गई। इसकी स्थापना की गई सन 1957 में। और जिस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया, वो है अनुच्छेद 244 का 1 का। अनुच्छेद 244 1 का के अंतर्गत 1957 में मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की स्थापना की गई और इसका पुनर्गठन किया गया 8 दिसंबर 2014 में। कुछ सुधारों के साथ इसको पुनः स्थापित किया गया 8 दिसंबर 2014 में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो अनुसूचित जनजाति के जितने भी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, उनके नियंत्रण तथा एसटी के हितों के संरक्षण हेतु यदि कोई विशेष सुझाव की आवश्यकता है तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा,
मंत्रणा परिषद के द्वारा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन, उनका नियंत्रण और उनके हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जिन सुझावों की आवश्यकता होगी वो कौन रिकमेंड करेगा? मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद। ठीक है, और इसकी स्थापना अनुच्छेद 244(1) का इसके अंतर्गत की गई थी सन 1957 में। फिर इसकी पुनर्स्थापना की गई, पुनर्गठन किया गया कब? 8 दिसंबर 2014 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कौन संस्था काम करती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसकी स्थापना की गई 1995 में। 1995 में ही मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा, वो इसका पदेन सदस्य होता है, या हम कहें यह एक त्रिसदस्यीय 3 सदस्यों वाला आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अशासकीय सदस्य होंगे। यदि इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति आयोग SC, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आनंद अहिरवार वर्तमान। ठीक है, और उसके बाद जो राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। याद रखिएगा, मेरे ही नाम पे है गजेंद्र सिंह। तो ST जो है राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा जो संस्था है वो है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। जिस तरह से अनुसूचित जाति के लिए सहकारी वित्त एवं विकास निगम था, उसी तरह से आदिवासी जनजातीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए एक संस्था स्थापित की गई, जिसे कहा गया मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। आप समझिए, वित्त अर्थात कोई भी जो वित्तीय या आर्थिक सहायताओं से संबंधित है, तो उसे कहा गया मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 29 सितंबर 1994 में की गई। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसका गठन 29 सितंबर 1994 को किया गया, जिसका जो उद्देश्य था वो अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना था। उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, अनुदान उपलब्ध कराना, इस तरह के जो कार्य किए गए वो किसके द्वारा किए गए? मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1994। ये चीज़ें विशेष रूप से आप याद रखिएगा। पूरा जो डाटा है वो काफ़ी उपयोगी है, इसलिए आपको परिष्कृत रूप में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसके पश्चात। ठीक है, पढ़ें, और भी चीज़ें पढ़ें, लेकिन ये भी पढ़ें। ठीक है, इसके पश्चात जो है संस्थान, जनजातीय जो संस्थान है, संवैधानिक प्रावधान हो गए, इनसे संबंधित संस्थाएं हो गई, और इनसे संबंधित जो संस्थान हैं जनजातीय संस्थान, वो मध्य प्रदेश में कौन कौन से, इसके बारे में देखिए। अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रमुख संस्थान है वो है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, जिसे बोला जाता है ट्राइबल म्यूजियम। क्या बोला जाता है? ट्राइबल म्यूजियम। जनजातीय संग्रहालय का यदि मौका मिले तो अवश्य विजिट करें। इसमें हमारी प्राचीन संस्कृति, जनजातीय संस्कृति को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और यह हमारे राजधानी क्षेत्र भोपाल में स्थित है। तो यह प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है भोपाल में। दूसरी चीज, आदिवासी संचार केंद्र, जो देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र है वो झाबुआ में स्थापित किया गया है। तीसरा जनजातीय जो संस्थान है वो है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय वो अमरकंटक में स्थित है। तो इन तीनों से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, बारी बारी से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आवश्यक रूप से आप याद रखें। ठीक है, सबसे पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर? भोपाल में। उसके अलावा जो आदिवासी संचार केंद्र वो झाबुआ में, और इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय वो है अमरकंटक में। तो ये हो गई आज की क्लास।
इसके पश्चात जो अगली क्लास होगी वो होगी जो सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है भील, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रहन सहन कैसा होगा, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, सभी की हम पढ़ेंगे कि कैसे रहन सहन है, कौन सी प्रथाएं हैं। वो काफ़ी रुचिकर होगा क्योंकि उनके बारे में आपको बहुत ऐसी रोचक बातें जानने को मिलेंगी, शायद ही आपने कभी पढ़ी हों, सुनी तो अवश्य होंगी लेकिन पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें, साथ रहें, तब तक के लिए शुक्रिया।